बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर ने फिर से धरने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि धरना एक तहरीक है जो इमरान खान की काल तक जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद से दुम दबाकर भागे थे और तकरीबन 10-12 घंटे गुजरने के बाद वो मानसहरा से बरामद हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। गुमशुदा होने का, दुम दबाकर भागने का उनका पुराना वतीरा है। कभी वो 8 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं, कभी वो 28 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं और अब तकरीबन 10-12 घंटे गायब रहने के बाद दोबारा से मंजर-ए-आम के ऊपर आए हैं। खैर, बुशरा बीबी का तो अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहां पे हैं, क्योंकि वो मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आई, उनका कोई पैगाम जारी नहीं हुआ। तो गंडापुर साहब ने खैर बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं और बड़े बड़े इल्जामात भी लगा दिए हैं। डेफिनेटली उनके पास अब और क्या चारा बच जाता है कि बातें तो बड़ी बड़ी की थी कि घर वापस नहीं आएंगे, सरों पे कफन बांध लिया है, अगर घरों को वापस ना आए तो जनाजे पढ़ लेना और इमरान खान की रिहाई तक और मुतालबात की मंजूरी तक हम अपने घरों को वापस नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। और अल्टीमेटली जूते भी वहीं छोड़ दिए, गाड़ियां भी वहीं छोड़ दी, कंटेनर भी वहीं छोड़ दिए, अपने लोगों को भी मार खाने के लिए वहीं छोड़ दिया, गिरफ्तार होने के लिए वहीं छोड़ दिया, डंडे खाने के लिए और जलील होने के लिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो के काफिले की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए वहां से भाग गए। और अल्टीमेटली गंडापुर साहब के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का धरना नाकाम होने की बड़ी वजह यह थी कि मार्च पर बुशरा बीबी का कंट्रोल था। गंडापुर और उमर अयूब बेबस थे। बुशरा बीबी ने कौन कौन सी बड़ी गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ कुछ और है, हुकूमत का मौकफ कुछ और है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों को हलाक कर दिया गया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को जख्मी कर दिया गया और हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हुकूमत का मौकफ यह है कि फोर्स के पास गन्स मौजूद नहीं थी, गोली नहीं चलाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को गोली नहीं लगी और कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, ना किसी की जान गई है। इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में कितने लोग मारे गए और कितने जख्मी हुए। और इसके अलावा 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी इस्लामाबाद की हदूद में नहीं रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से अनाउंसमेंट कर दी है और इस्लामाबाद की हदूद में रहने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब को। देखिए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की एक फाइनल कॉल दे रखी थी और इमरान खान साहब ने यह कहा था कि हमारे 3 मुतालबात हैं, जब तक कि वो हमारे 3 मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। इस हवाले से गंडापुर साहब की खास तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी कि उसने काफिले को लीड करना है और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी यह कहा था कि हम सरों पे कफन बांध के निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे, जितने दिन भी लग जाए हम सड़कों पर रहेंगे, हम घरों को वापस नहीं जाएंगे और चाहे इस मिशन में, इस जहाद में हमारी जान भी चली जाए, इस हकीकी आजादी के हसूल के लिए हम मर भी गए तो हमारे जनाजे पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने मुतालबात को तस्लीम किए बगैर घरों को वापस नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब के 3 मुतालबात थे। एक तो यह कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया वो उनको वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा यह था कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए वो झूठ पर मबनी थे, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और इमरान खान को रिहा किया जाए। तीसरा उनका मुतालबा यह था कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस किया जाए और जब तक ये तीनों मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक वो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। अपने इन तीनों मुतालबात को लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। मैं पहले भी इसके ऊपर काफी दफा अपने वीलॉग्स में इस बात का इजहार कर चुका हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों ही मुतालबात बेवकूफी पर मबनी हैं और तहरीक इंसाफ का कोई एक मुतालबा भी तस्लीम नहीं किया जाएगा और यह एहतजाज 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। खैर, अल्टीमेटली हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन लेना पड़ा
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जितने भी कारकुनान मौजूद थे, ज्यादातर लोगों के पास असला मौजूद था, शेलिंग का सामान मौजूद था, गोलेलें मौजूद थी और उनके पास पेट्रोल बम मौजूद थे और उन्होंने पुलिस फोर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इंतशार पसंद लोगों ने 2 पुलिस कांस्टेबलान की जान भी ले ली और एक शरपसंद शख्स ने अपनी गाड़ी रेंजर्स के ऊपर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स एहलकार दुनिया से चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबलान जख्मी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में बहुत सारा नुकसान हुआ, गाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। तो अल्टीमेटली रियासत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन शरपसंद लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और रात तकरीबन 11-12 बजे के लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां से भाग गए और भागते भागते तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर छोड़ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1000 के लगभग लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खास तौर पर अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहां से भाग जाने में कामयाब हो गए। बुशरा बीबी के बारे में तो अभी तक इल्म नहीं है कि वो कहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी पैगाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब मानसहरा में पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब अली मीन गंडापुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उसको डिस्कस करेंगे। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली मीन गंडापुर ने कहा है कि हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि गंडापुर साहब यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन नहीं था। एहतजाज में शामिल लोगों के पास असला भी मौजूद था, उनके पास शेलिंग का सामान भी मौजूद था, उनके पास पेट्रोल बम भी मौजूद थे, उनके पास बंटे और गुलेलें भी मौजूद थी। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए जैसे ही शेलिंग करती थी तो दूसरी तरफ से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वैसा ही रद्द अमल आता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गुलेलें भी चलाई जाती थी, शेलिंग की जाती थी, गोलियां चलाई जाती थी। तो अली मीन गंडापुर साहब ये बात कहते हैं ना कि हमारा एहतजाज पुरअमन था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरतशद्दुद था। अच्छा जी, गंडापुर साहब कहते हैं कि हम अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया है, हमें इमरान खान ने डी चौक जाने की इजाजत दी। देखें, यहां पर भी गंडापुर साहब गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इमरान खान साहब से 2 दफा मुलाकात की और अल्टीमेटली इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि इस हवाले से इमरान खान साहब ने अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी के नाम एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि आपने डी चौक की तरफ नहीं आना, बल्कि आपने संगजानी के मुकाम पर धरना देना है और वहीं पर रहते हुए आपने एहतजाज करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिसमें खास तौर पर अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी ने इमरान खान के हुक्म की तमील नहीं की, क्योंकि इमरान खान ने उन्हें डी चौक में जाने की इजाजत नहीं दी थी। उन्हें हुक्म दिया था कि आपने संगजानी के मुकाम पर रहना है, लेकिन हुक्म अदूली करते हुए डी चौक की तरफ चले गए। इसमें खास तौर पर मैं कसूर बुशरा बीबी का समझता हूं, क्योंकि अली मीन गंडापुर डी चौक जाने के लिए रजामंद नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी वो इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं थी कि उन्हें डी चौक की तरफ जाना चाहिए, बल्कि वो ये समझते थे कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक उन्हें संगजानी के मुकाम पर धरना देना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर बहुत बड़ी गलती कर गई, इमरान खान के हुक्म की तमील नहीं की। अगर हम साबका एहतजाज की बात करें तो इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को यह हुक्म दिया था कि तुमने डी चौक में पहुंचना है, तो गंडापुर उस वक्त डी चौक में नहीं पहुंचा, बल्कि अपने काफिले को छोड़कर लापता हो गया, गुमशुदा हो गया और वहां से भाग गया। अब जबकि इमरान खान ने उन्हें डी चौक जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन बुशरा बीबी की यह जिद थी कि उसने हर सूरत में डी चौक में पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक कि इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जब वो कहेंगे तब धरना खत्म होगा, तो ये बात याद रखें, ये धरना अभी जारी है, ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है। हमारे धरने में लोगों को गोलियां मारी गई। देखिए, आप सबसे पहली बात तो यह है कि आप धरने में मौजूद नहीं हैं, धरना आपका कॉल ऑफ हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को खत्म करती है।
آپ اگر احتجاج میں شامل تھے تو آپ کو اسلام آباد میں رہنا چاہیے تھا، آپ اگر احتجاج میں شامل تھے تو آپ کو لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، آپ کو وہاں سے دم دبا کر نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا جاری ہے تو کہاں پر جاری ہے؟ کیا کے پی کے میں آپ کا دھرنا جاری ہے، مانسہرہ میں جاری ہے، یا کے پی کے ہاؤس میں جاری ہے، کے پی کے اسمبلی میں جاری ہے؟ کہاں پر جاری ہے؟ جب تحریک انصاف آفیشلی اناؤنس کر چکی ہوئی ہے کہ ان کا احتجاج ختم ہو چکا ہے، ان کا دھرنا منسوخ ہو چکا ہے، تو آپ پھر کس کیپیسٹی میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ لائل نہیں ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے ساتھ مخلص ہوتے تو آپ کو اسلام آباد سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو وہیں ڈٹ کے کھڑا رہنے چاہیے تھا۔ کچھ بھی معاملات ہو جاتے، کچھ بھی حالات ہو جاتے، چاہے آپ کو ڈنڈے کھانے پڑتے، چاہے آپ کو گرفتار ہونا پڑتا، آپ کو وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج ابھی تک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان صاحب اس کو کینسل نہیں کرتے، لیکن آپ کا احتجاج کہیں پر بھی نہیں ہے، آپ کا احتجاج ختم ہو چکا ہے اور بہت ہی برے طریقے سے ختم ہو چکا ہے۔ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہمارے دھرنے میں لوگوں کو گولیاں ماری گئی، ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بالکل بےہودہ قسم کی اور سٹوپڈ قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دھرنے میں لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لوگوں کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا گیا۔ بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں اتفاق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ کوئی سٹوری بیان کرتا ہے، شیر افضل مروت کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ 8 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کوئی داستان بیان کرتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کوئی داستان بیان کرتے ہیں، ان کے آفیشیل پیج کے اوپر جائیں تو وہ کوئی اور داستان بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں 8 افراد ہلاک ہو گئے، کبھی کہتے ہیں 12 افراد ہلاک ہو گئے، کبھی کہتے ہیں درجنوں کی تعداد میں افراد ہلاک ہو گئے، کبھی کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں افراد ہلاک ہو گئے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ موقف لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کرنے والے کارکنان کے اوپر پولیس نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں اور آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان کو مار دیا گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت موجود ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکنان کو مارا گیا تو ظاہری بات ہے کہ جن کو گولیاں لگیں ان کی ڈیڈ باڈیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جن کو گولیاں لگیں اور وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ زخمی تھے، تو وہ زخمی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کن لوگوں کو گولیاں لگیں، کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، آپ کے پاس کسی کے نام تک کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک موقف لیتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کا ریکارڈ تو ہونا چاہیے۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ میڈیا کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پرامن تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، یہ دیکھیں یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یہ زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کا ویڈیو پیغام آپ جاری کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی بھی ڈیڈ باڈی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی بھی زخمی شخص آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس کسی زخمی کے بارے میں اور ہلاک ہونے والے شخص کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے۔ اس حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے، وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارا دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری ہے، عمران خان کی کال تک دھرنا جاری رہے گا، ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، ہم نے اسلام آباد احتجاج کے لیے پرامن مارچ کی کال دی، پرامن دھرنے پر گولیاں چلائی گئیں، ہم پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے۔ دیکھیں گنڈا پور صاحب، آپ کنفیشن کر رہے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ ہم پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس کی طرف سے آپ کو روکنے کے لیے شیلنگ کی جاتی تھی، آپ کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، آپ کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا تھا، آپ کے اوپر ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کے رد عمل کے طور پر آپ کی طرف سے بھی ویسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ کے لوگوں کے پاس بھی ڈنڈے موجود تھے، گلیلیں موجود تھیں، بنٹے موجود تھے، شیلنگ کا سامان موجود تھا، ویپن موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج پر امن نہیں تھا، تحریک انصاف کا احتجاج پر تشدد تھا۔ اچھا جی، علی میر گنڈا پور کا کہنا تھا کہ 2.5 سال سے ہماری جماعت کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کی اہلیہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف کتنے کیسز تھے؟ 190 ملین پاؤنڈ ضمانت ہو گئی، توشہ خانہ 2
जमानत हो गई। इद्दत में निकाह वाला केस बरी हो गया। इमरान खान के खिलाफ भी जितने मेन केसेस थे वो भी खत्म हो गए, या उनको बरी कर दिया गया या उनकी जमानत मंजूर हो गई। तो आप ये मौकफ नहीं ले सकते कि आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। उनका कहना था कि मुझ पर 9 मई के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं, कोई एक वीडियो दिखा दें जहां मैं हूं, मुझ पर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई, मुझे अगवा करने की कोशिश भी की गई। जिस मुल्क के वजीर आला को इंसाफ ना मिल सके तो आम आदमी की क्या औकात है? कौम पर गोलियां बरसा कर उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यह सूबा अपना हक और अपना मैंडेट लेना जानता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने एहतजाज में शरीक होने वाले पार्टी कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हुए कारकुनों पर तशद्दुद की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज कराने और शहीद होने वाले वर्कर्स के खानदानों के लिए फी कस 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग एहतजाज के अंदर शामिल थे, उन्हें आपके ऊपर सबसे बड़ा गिला यह है कि हम तो सरों के ऊपर कफन बांध कर निकले थे इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन आपने हमारे साथ गद्दारी की है, आपने धोखा किया है। आप हमें वहीं तन्हा बेयारो मददगार छोड़कर वहां से भाग निकले थे। अब डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ का धरना क्यों नाकाम हुआ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज सुबह को अगर आपने विलाग मुलाहजा फरमाया होगा तो मैंने उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के नाकाम होने की बड़ी बड़ी वजूहात का जिक्र किया था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज सिर्फ इस वजह से नाकाम हुआ कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की क़यादत एक खातून कर रही थी और उसका नाम है बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान साहब की बीवी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बुशरा बीबी ने सियासत में एंटर होने के बाद पूरी पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप थी उनको अपनी मर्जी नहीं करने दी, बल्कि अपनी मर्जी उनके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की। सबसे पहली गलती जो बुशरा बीबी ने ये की, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। हालांकि वीडियो पैगाम में उनका फर्ज बनता था कि इमरान खान के पैगाम को अवाम तक पहुंचाया जाता कि आप इमरान खान की कॉल पर अपने घरों से बाहर निकलें और 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल में आप शामिल हों। लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के पैगाम को पहुंचाने के साथ साथ एक सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। मैं समझता हूं कि वो बात करने की जरूरत नहीं थी। बुशरा बीबी ने अपने वीडियो पैगाम में यह कहा कि जब मैं, इमरान खान और जनरल कमर जवेद बाजवा सऊदी अरेबिया में उम्रे की अदायगी के लिए गए थे तो इमरान खान साहब नंगे पांव मदीना मुनव्वरा में गए और वहां से वापस आए। तो इस दौरान जनरल बाजवा को फोन कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप किस बंदे को उठा लाए हैं, हम यहां से शरीयत को खत्म करना चाहते हैं और आप एक ऐसे बंदे को यहां पर लेके आ गए हैं जो कि शरीयत की बात करता है और शरीयत को नाफज करना चाहता है। मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी की सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती ये थी। इसके अलावा बुशरा बीबी की दूसरी बड़ी गलती यह थी कि आप इमरान खान साहब का पैगाम तो पहुंचाती, लेकिन आपको पार्टी के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। बुशरा बीबी ने पार्टी के जितने भी MPs थे, MNAs थे, टिकट होल्डर थे, उनको अपने पास बुलाया, उनको धमकियां देना शुरू कर दी कि आप अपने साथ इतने 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 बंदों को लेके आएंगे, अगर आप लेके नहीं आएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा कि अगर कोई भी बंदा 24 नवंबर के एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ तो उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ अली मीन गंडापुर साहब को भी धमकी दी कि आपने अगर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा ना किया तो आपसे वजारत आला का मनसब छीन लिया जाएगा और आपको भी पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी की दूसरी बड़ी गलती यह थी कि उसने सियासत में शमूलियत इख्तियार की। बुशरा बीबी की तीसरी बड़ी गलती यह थी कि अली मीन गंडापुर और उमर अयूब की मौजूदगी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप की मौजूदगी में पार्टी का कंट्रोल नहीं संभालना चाहिए था और मार्च की क़यादत नहीं करनी चाहिए थी। बुशरा बीबी की चौथी बड़ी गलती यह थी कि जब इमरान खान साहब ने यह कहा था कि आपने डी चौक में नहीं पहुंचना, आपने संगजानी के मुकाम पर स्टे करना है, वहां पर धरना देना है और अपना एहतजाज जारी रखना है, लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान के हुक्म के बावजूद इमरान खान की बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो हर सूरत में डी चौक जाएगी
اور اس وقت تک وہاں سے واپس نہیں آئے گی جب تک کہ عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ یہ بشریٰ بی بی کی بڑی غلطی تھی۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کی پانچویں بڑی غلطی یہ تھی کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر کھڑی ہوں اور ہر حال میں یہاں پر کھڑی رہوں گی، اپنے آخری سانس تک یہاں پر موجود رہوں گی، چاہے میری جان بھی چلی جائے، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گی اور اس وقت تک اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی جب تک کہ عمران خان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤں۔ لیکن بشریٰ بی بی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور جو کمٹمنٹ اور وعدہ اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا اور اپنے ہی لوگوں کو وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی کی یہ بڑی غلطی تھی، اسے وہاں پر سٹے کرنا چاہیے تھا، پولیس کا سامنا کرنا چاہیے تھا، اگر اس کی گرفتاری ہوتی تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اگر بشریٰ بی بی وہاں پر کھڑی رہتی، پولیس کا سامنا کرتی، گرفتاری دیتی تو اس میں اس کی عزت تھی، وہاں سے بھاگنے میں اس نے اپنی عزت کو ختم کر لیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران گزشتہ روز سیکیورٹی اہلکاروں اور پی ٹی آئی ورکرز کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ پورا دن چلتا رہا، تاہم رات گئے پولیس کے آپریشن کے بعد پی ٹی آئی رہنما اور ورکرز اسلام آباد سے بھاگ گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پولیس سے جھڑپوں میں پارٹی ورکرز کی ہلاکتوں سے متعلق متضاد بیانات سامنے آئے۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی شیر افضل مروت کی جانب سے احتجاج کے دوران 12 ورکرز کی ہلاکت کا بتایا گیا، جبکہ پی ٹی آئی ترجمان کی جانب سے 8 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم اب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران زخمی اور جاں بحق ہونے والے افراد کی فہرست سامنے آ گئی۔ حکام پولی کلینک اسپتال کے مطابق پولی کلینک میں 2 لاشیں اور 26 زخمی لائے گئے۔ پولی کلینک لائے گئے تمام افراد کو گولیاں لگی ہیں۔ زخمیوں میں بیشتر کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ہے۔ حکام پولی کلینک اسپتال کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر زخمیوں کی تعداد سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پولی کلینک اسپتال سے متعلق ایسی غیر مصدقہ خبروں کو جعلی سمجھا جائے۔ ٹیمز اسپتال اسلام آباد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسپتال میں 26 زخمی سویلین اور 2 لاشیں لائی گئیں۔ پیمز ہسپتال میں ایف سی کے 27 زخمی اہلکار لائے گئے۔ پیمز ہسپتال میں 3 شہید رینجرز اہلکاروں کی میتیں بھی لائی گئیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ 31 دسمبر کے بعد افغان شہری بغیر این او سی اسلام آباد میں نہیں رہ سکیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ اگر کسی افغان شہری کو اسلام آباد میں رہنا ہے تو ڈی سی آفس سے این او سی لینا ہوگا اور 31 دسمبر کے بعد افغان شہری اسلام آباد کی حدود میں نہیں رہ سکیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔